तो एमपीपीएससी ने पिछले हफ्ते जो आप लोगों के ऊपर बम गिराया है सिलेबस चेंज का, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कम तो नहीं है कि हम बहुत इसमें बात करें क्या चेंज हुआ। आप लोग सब ग्रेजुएट हैं, आप लोगों को इतना तो पता है कि क्या चेंज हुआ। पिछले सिलेबस से कंपेयर कर सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट्स बहुत खुश हो रहे हैं कि पुराने वालों की जो तैयारी थी उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया। तो इन सब में हम लोग ये तो नहीं डिस्कस करेंगे, यूट्यूब में बहुत मटेरियल इस बारे में कि क्या उसमें चेंज हुआ है और क्या क्या फ़ायदे नुकसान वो है। पर जो हम लोगों ने यहाँ टीम ने ऑब्जर्व किया है एक बात, ये जो न्यू सिलेबस है जिस किस्म के चेंज हुए हैं, ये अपने आप में बहुत ही यूनिक एक अपॉर्चुनिटी है। ख़ास तौर से अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो प्री वाले फेज में अटके हुए हैं। मतलब अगर हम स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दें, एक तो जो आज तक एक भी मेंस में अपेयर नहीं करे हैं, भले ही वो 2-3 मेंस प्री दे दिया उन्होंने, पर प्री वाले फेज में ही है। ये मेंस की दुनिया बहुत अलग है। मेंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब हम लोग टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते हैं तो कई सारे चक्षु खुलते हैं फिर हमारे। तो अगर हम दो कैटेगरी में इसको कैटेगराइज कर दें कि प्री वाले और मेंस वाले, तो जो प्री वाले हैं या जो फ्रेशर हैं, उनके लिए ये इतनी यूनिक अपॉर्चुनिटी है। मैं बहुत फैक्ट्स के साथ, और वही फैक्ट्स मैं बताऊंगा कि मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, कि आप सीधे डीसी की पोस्ट उठा सकते हो। ऑब्वियसली मेहनत का कोई उसमें रिप्लेसमेंट नहीं है, मेहनत तो जम के करनी पड़ेगी। पर सिर्फ ये बात नहीं कि पुराने वाले स्टूडेंट्स को पुराना वाला सिलेबस रटा हुआ था, जो मेंस 2-2 3-3 मेंस दे के बैठे हैं, सिर्फ इतनी बात नहीं है। ये जो सिलेबस चेंज हुआ है इसमें कई चीज़ें हैं। थोड़ी सी एक नज़र मारते हैं क्या सिलेबस चेंज हुआ। जैसे हम लोग प्री की बात करें, प्री में ये जो हाईलाइटेड देख रहे हैं आप लोग, ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं था। वैदिक पीरियड हम लोग पढ़ते थे, वेदास वगैरह, अरण्यक और पुराण और उपनिषद, ये सब हम पढ़ते थे। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के पर्यटन हम नहीं पढ़ते थे, विश्व धरोहर भी पर्यटन में हम पढ़ लेते। ऐसा तो नहीं है कि हम खजुराहो नहीं पढ़ते थे या सांची के स्तूप नहीं पढ़ते थे, यही है विश्व धरोहर ना, हम पढ़ते थे। ऐसा नहीं है कि जलवायु हम नहीं पढ़ते थे, क्लाइमेट पूरा पढ़ते थे, अल्नीनो वगैरह हमको मालूम था। ऐसा ऐसा है क्या कि हमने नहीं पढ़ा? इसके पहले पढ़ा है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली सिलेबस चेंज बहुत कम हुआ है, सिलेबस का वेटेज शिफ्ट हुआ है। सिलेबस का वेटेज शिफ्ट हुआ है कैसे? एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं। आपको पहले 10th यूनिट हुआ करती थी पुरानी सिलेबस में, पूरे 17 आयोग, नेशनल और स्टेट लेवल के 17 आयोग, महिला आयोग तो 50 किस्म के। अभी उसको एक लाइन में लिख दिया, राष्ट्रीय प्रादेशिक एवं संबंध। इसमें सारे आयोग आ गए आपके, वो तो आ ही गए, उसके अलावा जो है वो भी आ गए। वो 17 जो पहले लिख के दे दिया था, उसके अलावा भी आ गए। अब इसमें समझने वाली चीज ये है कि वेटेज शिफ्ट हुआ। वेटेज शिफ्ट हुआ मतलब पहले जब उन्होंने लिख के दे दिया कि महिला आयोग या SC ST कमीशन या वो बच्चों वाला कमीशन या माइनॉरिटी कमीशन या जो भी कमीशन लिख के दिया, क्वेश्चन उन्हीं कमीशन से आएंगे और उनकी डेप्थ से आएंगे। और अब जब एक लाइन में लिख दिया तो अब कितना डीप जाएगा? एज अ स्टूडेंट अगर आप पुराने हो तो आप मेरे ख्याल से 2-3 प्री निकाल चुके हो तो आपको समझ में आता होगा। अगर आप फ्रेशर हो तो यहाँ पर आपको ये समझ या किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, किसी टीचर की ज़रूरत है जो वहाँ पर आपको एग्जैक्टली वहीं तक रोक ले, एक्स्ट्रा ना पढ़ाए कि अब एक लाइन में आ गया है तो मामला सिर्फ अभी कौन सा प्रेजेंट उसका अध्यक्ष है, पहला कौन था, कितने मेंबर होते हैं, और 3-4 फैक्ट हर आयोग के 3 पेज में, कहानी खत्म। क्योंकि एमपीपीएससी या किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम में एक्सपीरियंस आने के बाद सबसे ज्यादा हमको यही समझ में आता है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। और जब हमको ये समझ में आ जाता है तो हमको ये पता चल जाता है क्या पढ़ना है। और उस क्या पढ़ना है को हम इतने बार पढ़ते हैं कि फिर जो आप लोग इस बार सिली मिस्टेक्स करके आए हैं कि बनता था सर यहाँ पे चूक गए, बनता था सर वहां पे चूक गए, वो 5-6-7 नंबर तो सीधे बढ़ जाते हैं।
होगा ऐसा। तो ये इस एक्सपीरियंस की और इस चीज़ की, आप इस समझ की आपको बहुत ज़रूरत है। एक तो ये चेंज हुआ है। अब समझने वाली बात ये है कि अब यूनिक अपॉर्चुनिटी क्यों है, तो ये सिलेबस ही यूनिक है। अगर आप लोगों ने कभी ऐसी कोशिश की है कि आप यूपी का या बिहार पीएससी या राजस्थान पीएससी या उत्तराखंड पीएससी का सिलेबस उठाने का अगर आप लोगों ने कभी कष्ट किया है, तो अब आप देखेंगे कि हम 28वें हो गए, बाकी 27 स्टेट से किसी से आपका सिलेबस मैच नहीं करेगा। एकदम ही अलग सिलेबस इस बार हो गया है। मध्य प्रदेश किसी अलग ही विजन में चला गया है एमपीपीएससी। पर उसका एडवांटेज क्या है हमें? एडवांटेज ये है कि बाकी स्टेट के लोग अब डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे, वो देने नहीं आएंगे। आएंगे भी तो पहले 3 यूनिट होती थी मध्य प्रदेश की, अब 4 यूनिट है, तो मध्य प्रदेश का वेटेज बढ़ गया, फिर उनका चांस खत्म कम हो रहा है। चौथा, ये सब किसके एडवांटेज में जा रहा है? फ्रेशर्स के एडवांटेज में जा रहा है। चौथा, जो पुराने स्टूडेंट्स थे जिनको पसंद की पोस्ट नहीं मिल रही थी, रटा हुआ है उनको, बस किस्मत का खेल है कि इस बार डीसी नहीं मिला, अगली बार मिल जाएगा, वो बहुत डिसहार्टेंड है इस बार। क्योंकि 70%, ये तो प्री में तो आपके कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, मेंस में देखोगे तो खटिया खड़ी हो गई है। पूरी मेहनत पुराने स्टूडेंट्स जो कर रहे थे उनकी पानी में चली गई। तो वो एक एडवांटेज है आपको कि कई उनमें से तो रुक जाएंगे कि भैया ठीक है, हम आबकारी विभाग में से ही नहीं चाहिए डिप्टी कलेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से और क्या एडवांटेज हो सकता है आपको कि सबसे बड़ा जिसको मैं समझता हूं, जिसकी वजह से ये वीडियो बना रहे हैं हम, कि यूनिक ये सिलेबस इसलिए हो गया है क्योंकि इसके पहले आपका प्री और मेंस के सिलेबस में बहुत डिफरेंस था। इस बार प्री और मेंस के सिलेबस में ऐसी सिमिलरिटी है कि अगर आप प्री के साथ थोड़ा सा एक कदम बढ़ा करके मेंस को पकड़ लिए तो 70 से 75% मेंस का आप प्री में समेट सकते हैं। बस आपको राइटिंग स्किल की जरूरत है कि कैसे उसी को फैला दें। एमपीपीएससी में 200 वर्ड से ज्यादा का आंसर नहीं है, और आप लोग सब ग्रेजुएट हैं। लाइफ बीत गई हमारी स्कूल और कॉलेज में फेंकम भागी करते हुए, 2 वर्ड का आंसर पता, हमने पेज भर डाला, इतना तो हम कलाकार हैं। बात यह है कि ये बात समझ में आनी चाहिए, या तो आप खुद समझें, आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर कोई ऐसी कोचिंग पकड़ लें जहां पर आपको वो ब्रॉडर पिक्चर दिखा सके। ब्रॉडर पिक्चर है ना, कोई भी एक उठा, इसी को पकड़ लो। ये क्या है? राष्ट्रीय प्रादेशिक संवैधानिक या संवैधानिक आयोग, सांविधिक आयोग, जितने भी आयोग हैं सबकी बात होगी। यहाँ पे उसका वेटेज कम हो गया। कोई भी समझदार आदमी प्री देते वक्त क्या करेगा? 3 पेज का पढ़ेगा, ये उससे ज्यादा उस पर टाइम देना टाइम वेस्ट है हमारा। वो 3 पेज में भी क्या काम का है वो पता होना चाहिए। तो ऐसी कोचिंग पकड़ें कि वो चीज मिले हमें। फ्रेशर्स का सबसे बड़ा डाउट और आजकल जो ट्रेंड है कि चमक दमक के चक्कर में वो 3 दिन की डेमो क्लास ली और फीस चिपका दिया, उसके बाद फंस गए। एक टीचर के नाम पे कोचिंग चल रही है, ऐसे ही है सब जगह, जानते हैं। तो क्या उनको देखना चाहिए कोचिंग में? वो ये कि ऐसा ब्रॉडर पिक्चर मिलेगी। यहाँ पर ये फंस गए हम, हमने 3 पेज का पढ़ लिए, अब जब मैं गलती से प्री निकल गया अगर, तो मेंस में कोई चांस नहीं। क्यों? क्योंकि हमें किसी ने ये नहीं बताया था। क्या देखना है? पॉलिटी पेपर 2। तृतीय ये भर के आपके सारे आयोग दिए, निर्वाचन आयोग, कैग, लोक सेवा, एमपीपीएससी, उसके अलावा फिर नीचे आ जाओगे तो सारे आयोग फिर से आ गए हैं। तो अगर जब हम प्री पढ़ रहे हैं उसी वक्त इसका थोड़ा बहुत जैसे क्वेश्चन आते हैं उसको थोड़ा सा बढ़ के देख लें। अभी प्री को फोकस पे रखें, प्री तो निकालना ही है, उसको थोड़ा सा बढ़ के इसको हम समझ लें कि जब हम मेंस पढ़ने पे आएंगे तो हमारे लिए न्यू ना रहे। ये अप्रोच एक्सपीरियंस से ही आएगी आपको, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, पेपर 3 का पकड़ लो, साइंस। ये सब नया है। अब मान लो इसमें हमने पकड़ लिया पोषण वाला, पकड़ लो, ये पहले नहीं था। पोषण, आहार, पोषक तत्व, कुपोषण।
इतना पढ़ने के बाद पेपर 3 में जब आप देखोगे, पेपर 3 पार्ट बी में, अच्छा पार्ट बी, ये आया आपको कोशिका संरचना, पोषण कहाँ है? हाँ, पौधे, पशु, मनुष्यों में पोषण। यहाँ पर क्या बोल रहा है? पोषण यहाँ पर हमको ह्यूमन, मनुष्यों का पढ़ना है। यहाँ पर पौधों का जोड़ दिया। संतुलित आहार सेम है, विटामिन वगैरह जो होता है वो उसमें पढ़ेंगे ही। हीनता जन्य रोग, यानी यहाँ पर कुपोषण जो दिया है वो हीनता जन्य रोग है। उसके अलावा एक दो पॉइंट और हैं जिसमें आपकी पूरी बायोलॉजी समझ ली थी। मानव शरीर के अंग, तो इंपॉर्टेंट अंग कौन से हैं? किडनी हो गया, आपके फेफड़े हो गए, हार्ट हो गया। इनका स्ट्रक्चर एक आधे पेज का तैयार रखेंगे हम। हमें उतना ही करना है कि अगर हम फ्रेशर हैं तो हम मेंस में एक चांस स्टैंड कर लें। इससे ज्यादा की मैं उम्मीद आपको बंधा भी नहीं सकता, ठीक है? अगर इस अप्रोच से हम चले कि हमने मेंस को एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ के प्री के साथ बस पकड़ लिया कि हमारे लिए न्यू ना रहे, इस अप्रोच के साथ अगर आप कहीं पर भी ज्वाइन करें, आपको कोई कोचिंग मिल जाए ऐसी, या अगर आपको लगता है आप खुद कर सकते हैं, आपको इतनी समझ डेवलप हो गई है, तो आप कर ले। तो आपके पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी, और सिर्फ इसी साल, सिर्फ 2024 में, 25 में नहीं रहेगी ये। क्योंकि जो पुराने चावल हैं वो इसको संभाल लेंगे, उनका बेस, उनका ब्रेन आपसे ज़्यादा डेवलप है, इसको मानना पड़ेगा। वो इसको एक बार नोट्स बना लेंगे। वो जो नोट्स बना रहे में टाइम दे रहे हैं ना, वही आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो दोबारा जब इस लेवल का सिलेबस चेंज होगा तभी आएगी। और प्रॉब्लम ये है कि ये दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स ही नहीं, ये कोचिंग्स के साथ भी ये सिलेबस प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सिलेबस ऐसा है कि इसका कंटेंट नहीं मिलेगा कहीं। इसीलिए बहुत एक्सपीरियंस टीचर जैसे सर हैं, आप लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको, अगर एमपीपीएससी से थोड़ा भी जुड़े हैं तो सुनील यादव सर का नाम आपने सुना होगा। 5 बार एमपीपीएससी निकाला होगा उन्होंने, मतलब उनके तो उन्होंने इतने एग्जाम निकाले कि पेपर भर जाए लिखते लिखते सिर्फ नाम एग्जाम्स के। तो ऐसी फैकल्टी पकड़ लीजिए। तो ये सब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। तो हम लोग इसी अप्रोच के साथ ये बैच शुरू कर रहे हैं आज से। ऑब्वियसली डेमो क्लास, बाकी जो ट्रेंड है तो वो सब हमारे यहाँ भी होंगे। तो एक ये बैच शुरू होगा। पर अगर यहाँ पर ये बैच आपको ज्वाइन करना है और आज से जो आप लोग शुरू कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा जाग के बैठना पड़ेगा। अगर आप लोग को लगता है कि क्लास में क्वेश्चन करने से, टेस्ट देने में कम नंबर आए और उसको अनाउंस कर देने से और डेली टेस्ट देने का कोई तरीका, अच्छा तरीका नहीं है, तो ये फिर बैच आप लोगों के लिए नहीं है। दूसरी कोचिंग ढूंढ सकते हैं। वो एक अलग बात है कि आप लोग जॉब वॉब करते हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा कंसीडर किया जा सकता है। उसमें भी क्लास का डेकोरम, क्लास का डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कहाँ है सर वाला पेज? कहाँ है इसमें? तो इसके बारे में अगर आप डेमो क्लास लेना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आके यहाँ ज्वाइन करना है या ऑनलाइन, पर ज्वाइन तभी करें जब डेली टेस्ट देने का आप में डेली टेस्ट और राइटिंग प्रैक्टिस, डेली टेस्ट और राइटिंग प्रैक्टिस, मेंस की भी और प्री की भी, ओएमआर शीट में भी, और मेंस की आंसर राइटिंग डेली। और जो यहाँ पहले पढ़ रहे हैं उनको पता है कि ये हादसे उनके साथ हुए हैं। और गालियां, गालियां मतलब, ठीक है? तो जिसको आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं, इसमें नंबर आपको डिटेल में मिल जाएगा। और कहीं और भी पढ़े या खुद भी पढ़े तो इस अप्रोच को पकड़ लें, ये एक रास्ता है आपके पास। और ये आई आई होप जो मैं असेस कर रहा हूँ ये ठीक है, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
तो जो लोग डिसहार्टेंड हुए हैं, जो पहले से पढ़ रहे थे, ये उनके लिए भी है, ठीक है। तो पूरी जान लगा देना है। अगले आयोग जिस स्पीड से चल रहा है, मुश्किल से 1 महीने का इसमें आपको लोकसभा इलेक्शन की वजह से एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है, और वो इनफ है। यहाँ घिसने के लिए तैयार रहो, और 6 महीने के लिए भूल जाओ सब कुछ, बाकी दुनिया, उसके बाद अच्छी लाइफ पा सकते हो, ठीक है। इतनी बात।